टॉपिक लेकर के आई हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आज हम लोग ये बातें नहीं करेंगे कि आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को बस बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना नोटिफिकेशन इशू कर चुकी हैं कि स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है वो अपकमिंग है, या काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स अभी ऑनगोइंग हैं, अभी चल रहे हैं। सो आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में जानना होगा, जो बहुत ज्यादा इस एक्ट से परेशान होंगे। बहुत आसान सा एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए, सबसे पहली बात तो ये 1947 का एक्ट है, वो साल जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, 1947। ये ईयर तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा याद रखने वाला है। तो इस एक्ट का जो ईयर है वो तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे ही आपके माइंड में स्ट्राइक करें, आपको एक चीज याद कर लेनी है या एक चीज समझ लेनी है कि भाई ये एक्ट ऐसा है जो हम लोगों को आजादी के समय पर मिला था रिवॉर्ड के रूप में। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक्ट आता है तो अपना इंट्रोडक्शन देता है। हम भी किसी फ्रेंड से मिलते हैं या आप भी कभी कहीं किसी के पास में जाते हैं, कोई अननोन पर्सन है तो उसके पास आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप किस मोटिव से आए हैं, ये सभी बातचीत आप करते हैं। वैसे ही ये एक्ट जो है वो आप सब लोगों से बातचीत करेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लेकर के आया, और इंट्रोडक्शन में इसने क्या कहा कि भाई देखो, मेरा नाम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और मैं कब आया था, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ हमें ये तो पता लग गया कि 1947 के ईयर में आया था, लेकिन जो स्पेसिफिक डेट है दैट वाज 11 मार्च 1947, जिस दिन इस एक्ट को एसेंट मिली थी। बात समझ रहे हैं? जिस दिन इस एक्ट को एसेंट मिली थी, दैट वाज द डेट 11 मार्च 1947। तो एसेंटेड टू मार्च 1947। अब आप कहेंगे कि मैम एसेंट तो मिल गई है, मतलब इसको साइन तो कर दिया है। एसेंट कौन देते हैं? हमें पता है कि एसेंट जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किसी भी एक्ट को एसेंट देते हैं। जब भी कोई लॉ बनता है तो उसको एसेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको एसेंट देते हैं, फाइनल उसको अप्रूवल देते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कमेंस कब हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई, कब से इसको शुरू किया गया, कब से इसको लाया गया नॉर्मल इम्प्लीमेंट के अंदर। सो ये कमेंस हुआ था, कमेंस्ड 1 अप्रैल 1947। ठीक है जी। सो इतना तो हमें समझ आ गया है कि ये जो एक्ट है वो कमेंस हुआ था 1 अप्रैल 1947 को। डन है? एसेंट मिली थी 11 मार्च को और कमेंस हुआ था 1 अप्रैल 1947 को। अब बात करते हैं कि ये एक्ट जो है वो कहाँ एप्लीकेबल होता है? पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया। बात समझ आ रही है? सो एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एक्ट हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया, या दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया, एंड इट रेगुलेट्स इंडियन लेबर लॉ। ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है हमारा इंडियन लेबर लॉ। ठीक है जी। सो आप यहां लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स इंडियन लेबर लॉ। ILL मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इंडियन लेबर लॉ। ILL मींस इंडियन लेबर लॉ। ठीक है जी। इंडियन लेबर लॉ को ये रेगुलेट करता है so far as that concern ट्रेड यूनियन,
यहाँ पर ट्रेड यूनियन का भी जिक्र आता है, ठीक है जी। सो फार एज दैट कंसर्न्स ट्रेड यूनियन, डन। सो नेक्स्ट हमारा है कि भाई अब बताओ इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। आपने ये तो बता दिया मैडम कि ये कब इसको एसेंट मिली, कब ये कमेंस हुआ, शुरू कब हुआ, ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इसका जो दायरा है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स हैं, वो कहाँ तक है, ये भी आपने बता दिया। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा या पूरे इंडिया तक एक्सटेंडेड है ये, एंड इट रेगुलेट्स इंडियन लेबर लॉ, ये भी आपने हमें बताया। सो फार एज दैट कंसर्न्स ट्रेड यूनियन, ठीक है जी। ट्रेड यूनियन का जिक्र भी हमने यहाँ पर किया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। सुनाओ ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव is to provide, आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। objective is to provide the investigation and settlement of disputes, is to provide the investigation and settlement of disputes, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का कि भाई इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ में सेटलमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट करवाना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। बात समझ आती है, डन है। सुनाओ इस एक्ट का एक और ऑब्जेक्टिव है। दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द लेबर्स और टू द वर्कमेन्स। सो यहाँ पर इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, is to bring the conflict to an amicable settlement। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको amicable settlement तक लाया जाए। To bring the conflict to an amicable settlement which was not resolved through collective bargaining। मतलब जो कि collective bargaining, जहां पर रीजनेबल बार्गेनिंग हुई, डिस्कशन हुआ, वहां से भी वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर उस डिस्प्यूट को एमिकेबल सेटलमेंट तक लाना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। टू ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्ट टू एन एमिकेबल सेटलमेंट व्हिच वाज, मैं यहां लिख रही हूं इसको, व्हिच वाज नॉट रिजॉल्व्ड through collective bargaining, ठीक है जी। आपस में बहुत सारी बातें कही, लेकिन फिर भी ये जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट को एमिकेबल सेटलमेंट तक लाना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। आप नोट कर लीजिए प्लीज। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि भाई मशीनरी फॉर सेटलमेंट इस एक्ट के अंदर में प्रोवाइड की गई, राइट। सो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड मशीनरी यानी कि बॉडीज। अब आपको पता है कि अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पर पेंडेंसी इतनी है केसेस की, वहां पॉसिबल नहीं है कि इंडस्ट्री के जो डिस्प्यूट्स हैं
वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्ट में मशीनरी यानी कि बॉडीज डिस्प्यूट्स को फास्टर सेटल करने के लिए सेटअप की गई। ठीक है जी, राइट, टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर सेटलमेंट, टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर सेटलमेंट। नाउ ये एक्ट इन सभी प्रोविजंस के साथ साथ कुछ और बारे में भी बातें करता है, जैसे कि स्ट्राइक यानी कि हड़ताल हम लोगों ने सुना है, लॉकआउट ताले लग जाते हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर में, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, बहुत सारे जो वर्कमैन हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको ऐसे ही छुट्टी दे दी जाती है काम से बिना किसी रीजन के, है ना, काम नहीं होता, कभी मशीनरी खराब हो जाती है, राइट, सो इस वजह से छुट्टी दे दी जाती है काम से, लीव दे दी जाती है काम से। उसको हम बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज में या लॉ की लैंग्वेज में यहाँ बातें करते हैं। सो यहाँ कुछ और शब्दों के बारे में भी जिक्र किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्राइक, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ। आप ये शब्द सुनकर के घबराइएगा मत, क्योंकि इन सभी के बारे में मैं आगे चल करके इस एक्ट में बात करूंगी। अभी मैंने छोटा छोटा आपको बता दिया है, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये सब किसको कहती है, रिट्रेंचमेंट। ठीक है जी, हो सकता है मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, लेकिन मैं साथ में डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ इस एक्ट का जो लास्ट मोटिव था वो ये था कि भाई मशीनरी फॉर सेटलमेंट बिठाई जाए, क्योंकि जो हमारी जुडिशियल बॉडीज हैं, जुडिशियल बॉडीज के पास में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनको सेटल करने में या उन केसेस को रिजॉल्व करने में बहुत लंबा समय लगता है, और इतना लंबा समय हम इंडस्ट्री के अंदर में वेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पर हम सेपरेट जुडिशियल बॉडीज बिठाएं, जिनको हम सेमी जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी हम उनको नाम दे सकते हैं, उसको हम मशीनरी यानी कि बॉडी फॉर सेटलमेंट यहाँ पर सेटअप करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अदर प्रोविजंस के बारे में भी डिस्कशन किया गया, जैसे कि स्ट्राइक, हड़ताल, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, एम्प्लॉइज के टर्मिनेशन से रिलेटेड ये बातें हैं, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट। ठीक है जी, सो ये बातें हम लोगों ने, अभी क्या है क्लियर, वो हम एक्ट के अंदर जब जाएंगे तो मैं आपसे बातें करूंगी, अभी मैंने छोटा छोटा सा आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, नाउ ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन इतना लंबा है, ये इंट्रोडक्शन इतना लंबा है इस एक्ट का, एक्ट भी उतना ही बड़ा है, लेकिन बड़े एक्ट को डर करके हम देख करके हमें कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये एक्ट जितना बड़ा दिखता है उतना ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इजी है। मुझे तो बहुत मजा आता था इस एक्ट को पढ़ने में, आप लोगों को पढ़ाने में भी मुझे उतना ही मजा आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग, आप लोग भी पूरे इंटरेस्ट के साथ में अगर आपको इसको स्टडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा, और समझने की कोशिश करिएगा, बस पूरा फोकस आप यहीं पर रखिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री वर्ड, हम बहुत देर से सुन रहे हैं इंडस्ट्री वर्ड का क्या मतलब है। मैडम आपने हमें बताया नहीं इंडस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है। चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मींस एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड, एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग। तो आप ये शब्द यहां पर लिखते चलिए, एनी बिजनेस, कॉमा, ट्रेड, कॉमा, अंडरटेकिंग, कॉमा, मैन्युफैक्चर ऑफ employer and includes any services comma employment comma सर्विसेज कॉमा। देखिए यहाँ इंडस्ट्री क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड या कोई भी अंडरटेकिंग, या मैन्युफैक्चर ऑफ एम्प्लॉयर का कोई भी मैन्युफैक्चर हुआ, या फिर इंक्लूड करता है ये, और साथ ही साथ इंक्लूड करता है कोई भी सर्विसेज
या एम्प्लॉयमेंट, या साथ में हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट आप यहाँ नोट कर लीजिए, हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ आप लिखिए इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन, कॉमा इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। देखो इंडस्ट्री का मतलब इतना लंबा सा बता दिया, लेकिन बहुत आसान है। देखो ना, मैं आपको बिना लिखे बताती हूँ। कोई भी ट्रेड, कोई बिजनेस, कोई अंडरटेकिंग या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ एम्प्लॉयर और इंक्लूड करता है सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्री के मीनिंग में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी इंडस्ट्री का अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं हुआ तो वो इंडस्ट्री नहीं मानी जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री नॉन प्रॉफिट मेकिंग है तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के दायरे के अंदर में कवर हो जाएगी। मैडम रुकिए, जरा रुकिए, हमें ये बताइए कि कोई यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई हॉस्पिटल, ये सभी तो काम कैसा कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरीके के जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है वो भी एज वेल एज प्रॉफिट मेकिंग भी सभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के दायरे में कवर हो जाएंगी अगर वो इस लैंग्वेज के अंदर फॉल कर रही है। बात समझ आती है? होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ आप एक चीज लिख सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर आपका जो हॉस्पिटल्स हैं, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सब के सब यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बट आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मुझे ये चीजें पता है, आप लोग स्किप कर जाएंगे अपने एग्जाम के टाइम में, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाल करके लिखेंगे ना बहुत सुंदर अक्षरों में, तो आपका जो चेकर होगा वो आपको अच्छे और सुंदर मार्क्स भी देगा, है ना। चलिए, नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हमने बात की डिस्प्यूट या डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। देखिए, एम्प्लॉयर एंड फर्स्ट हमारा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, मैं YER लिख रही हूँ एम्प्लॉयर, ठीक है। सेकंड हमारा है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, सेकंड है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। लास्ट हमारा है बिटवीन वर्कमैन, लास्ट हमारा है बिटवीन वर्कमैन, बिटवीन वर्कमैन, ठीक है जी। सो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आपको मैंने क्या बताया, डिस्प्यूट या डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, बिटवीन वर्कमैन, मतलब दो वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, दो वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है। which is connected with, इन सभी का जो कनेक्शन है, देखिए मेरी थोड़ी ड्राइंग जो है वो बचपन से बहुत खराब है, सो इसीलिए मैं बनाना कुछ चाहती थी यहाँ पर, लेकिन बन कुछ और गया। अभी देखो, अभी बहुत सुंदर बनेगा, है ना, पहले से बेटर है, बहुत अच्छा नहीं है बट पहले से बेटर है, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में डिस्प्यूट या डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, बिटवीन वर्कमैन, which is connected with, ये तीनों के लिए कॉमन लाइन है, which is connected with
connected with employment or non-employment, or terms and conditions of employment, and conditions of labor of any person, and conditions of labor of any person. आओ जरा एक बार फिर से इसको रीड करते हैं ना। एक बार हमने लिख लिया है कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? देखो, सबसे पहले तो यहां बात की गई कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है। डिस्प्यूट या डिफरेंस मतलब मतभेद होगा आपस में, झगड़ा होगा किसका? एम्प्लॉयर दो मालिक का आपस में हो सकता है, एक मालिक और एक वर्कमैन इनका हो सकता है, इसके अलावा दो वर्कमैन का झगड़ा भी हो सकता है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मीनिंग में आ गया। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं? हो सकते हैं विच इज कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जिस दौरान काम कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है जी। या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। टर्म्स और कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट की होती है उससे कनेक्टेड भी हो सकते हैं झगड़े या डिस्प्यूट्स। एंड या और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन, कोई लेबर की कंडीशन से रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है। बात समझ आई? सो ये जो झगड़े हैं ये इन किसी भी मैटर पे हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म एंड कंडीशन, या फिर लेबर ऑफ एनी पर्सन की कंडीशन से रिलेटेड भी हो सकता है। ये सभी बातें यहाँ पर इन झगड़ों से रिलेटेड कही गई है। सो ये मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आपको इस एक्ट के अंदर ये बताया गया। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है। इन लोगों के बीच झगड़े होते हैं जो कि इन सब बातों से कनेक्टेड हो सकती हैं। ये बातें क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, और विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। बस इतनी सी बात कही गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मीनिंग के अंदर। उम्मीद है आपको ये एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है या जो दो मीनिंग मैंने आपको क्लियर किए हैं इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, इस एक्ट को पढ़ने के लिए ये दो मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है या मैं ये मान करके चल रही हूँ कि एक बार अगर किसी ने इस तरीके से पढ़ लिया तो उसको पूरे तरीके से इस एक्ट की ये दो मीनिंग तो समझ आ ही जाएगी। और ये दो मीनिंग समझ आ गए तो आप इस एक्ट में बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। सो मेरे हिसाब से या मेरी उम्मीद से आपको ये एक्ट समझ आ गया होगा। छोटा सा जो इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग। मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के लिए बोर्ड जो है वो ब्लैंक छोड़ूंगी। आप जो भी आपका मिस हुआ हो उसको नोट कर लीजिएगा। ओके।